डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि कतर की सरकार ने क्यों एक्स नेवी ऑफिशियल्स जो है इंडिया के उनको फांसी से सजा दी है, या फिर जो इंडिया चाइना जैसे बिग कंट्रीज़ हैं वो कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्पाइट देयर एनिमिटी। आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई वेलकम यू टू द रॉ क्लासेस। अब जो लोग नए जुड़ते हैं उनको ये बात बता दूं कि ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है, बट इसके साथ साथ हम हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है उस पर भी फोकस करते हैं। बिकॉज मेरा यह मानना है डियर फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी जो है वो आपकी ओवरऑल ग्रोथ में एक पॉजिटिव में जो है एक ज़रूर इम्पैक्ट करेगी आपको। बिकॉज आप डजेंट मैटर आप एकेडमिकली कितने अच्छे हो, आप आप कितने भी एक्सेल कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी जो है ओवरऑल आप रिलेशन वाइज ले लीजिए, आप स्टडीज़ वाइज ले लीजिए, आपकी पर्सनैलिटी जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर डालती है विद टू ग्रो। आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हैं, आप स्कूल स्टूडेंट हो सकते हैं, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो सकते हैं, बट डजेंट मैटर आप इन तीनों सूरतों में या इन जनरल भी आपकी पर्सनैलिटी जो है वो निखर के आती है, तो डेफिनेटली आप एक स्टैंड आउट ज़रूर करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ में हर रोज़ एक नया कोट शेयर करता हूँ। तो आज का जो कोट है, When every physical and mental resource is focused, one's power to solve a problem multiplies tremendously. अब ये फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि आप किसी प्रॉब्लम को लेकर काफ़ी चिंताजनक हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी। एंड इन जनरल भी मैं आपको कहता हूँ कि आपको पॉजिटिव साइड रहना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, आपको जो है चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेना है। ऐसी चीज़ें मतलब ऐसे बिल्कुल एक्सट्रीम में नहीं जाना है किसी चीज़ के। तो वैसे ही अगर आप आप सोचते हैं कि कोई प्रॉब्लम जो है उसको कैसे सॉल्व करना है, आप बहुत समय से उस प्रॉब्लम के पीछे पड़े लेकिन वो सॉल्व नहीं हो रही थी, ये एक बेहतर तरीका हो सकता है कि अगर आप जो है अपना मेंटल और फिजिकल रिसोर्स जो है पूरी तरीके से उस पर फोकस कर देंगे तो डेफिनेटली आप जो प्रॉब्लम है उसको ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। अब जब मैं आपसे बात करता हूँ कि जब आप बोलेंगे सर ये आपके लिए कहना आसान है कि आप जब आप फिजिकल और मेंटल रिसोर्स जब डालेंगे पूरा फोकस तो डेफिनेटली सॉल्व हो जाए, लेकिन वो डाले कैसे? तो उसके लिए मेरा जवाब होगा कि आप जो है आप कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए आपको पढ़ाई में एक्सेल करना है, तो अब मान लीजिए आपको पढ़ाई करना है तो आपको एक रूल बनाना है कि नहीं मुझे आज डेली 3 घंटे पढ़ाई करना है, बट आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो वो होता है इसलिए बिकॉज आप अचानक से ही अपनी बॉडी के ऊपर या अपने मेंटल प्रेशर इतना बढ़ा लेते हैं कि आपको 3 घंटे पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको विद टाइम ग्रो करना है डिफरेंस। अगर आप मान लीजिए सबसे पहला तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे आप कहीं भी पहुंचेंगे नहीं। तो अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो एक फर्स्ट स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। तो उसी के लिए क्या कर सकते हैं आप कि रोज़ 10-15 मिनट पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पढ़ने की इस बात नहीं कर रहा हूँ, अब इन जनरल लाइफ में कोई भी काम हो आपका, आप फिजिकल एक्सरसाइज है, आपको कोई बुक पढ़नी है, आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है आपको, या आपको कुछ और स्किल सीखनी है, आपको कुकिंग सीखनी है, या आपको हैकिंग, जो भी आपको सीखना है उसके लिए आप रोज़ जो है थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाइए। जैसे आप 10 मिनट किया किस चीज़ को, उसको 15 मिनट किया, देन नेक्स्ट वीक आप उसको आधा घंटा कीजिए। ऐसे धीरे धीरे जब आप स्लोली ग्रेजुअली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा। तो यही है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी है तो आप फिजिकल या मेंटल रिसोर्स पूरा जो फोकस कर देंगे। और ये कब होगा कि जब आप उस चीज़ को लेकर सीरियस होंगे, आप स्टार्ट करेंगे उस चीज़ को और डेली उस चीज़ पे अपना कुछ समय जो है वो फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली आप चाहे कई लोगों को लगता है कि मैथ्स काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है या काफ़ी हार्ड है, तो ऐसा नहीं है। आप किस चीज़ पे अगर रियली आप फोकस करेंगे, आप उस चीज़ पे डेली, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम अपने लिए इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डेली उस प्रॉब्लम के ऊपर 10 मिनट 15 मिनट फोकस जरूर लगाइए। इसके बाद होगा क्या कि आज नहीं तो कल, नहीं तो 2-3 दिन बाद आप ज़रूर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो ये थे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, आप इम्प्लीमेंट ज़रूर कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको जो टिप्स दी जाती है वो ऐसा हवा में नहीं होती डिफरेंस। मैं आपको कह दूं कि आपको ये करना है तो कहना बहुत आसान है, बट इम्प्लीमेंट करना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। तो उससे होगा क्या कि मैं आपको बताता हूँ कि आप रोज़ किसी चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए। जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे कोई भी चीज़ होने वाली नहीं है। तो ये थी आज का कोट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का सवाल है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। अभी भारतीय सरकार ने 1972 के अंदर कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए थे, आपको पता होगा। जैसे टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट है या फिर एलिफेंट को बचाव के लिए काफ़ी सारे एक्ट जो हैं भारत सरकार ने लॉन्च किए थे। तो आपको बताना है कि ये जो एक्ट था 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसका एम क्या था, यानी कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, क्या क्या पॉइंट इसके अंदर कंसिडर किए गए थे। तो ये आपको मुझे बताना है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, आप प्लीज़ अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हाउएवर तो आपको इसके बारे में पता नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए। उससे होगा क्या, आपकी जो जीके है वो तो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी, साथ साथ में आपको जो
डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं, चाहे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर हो, चाहे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर होते हैं। इन सभी के बारे में आपको अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू आर ऑल्सो द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो आपको इस देश के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। इन जनरल भी आपको चीज़ें जो है वो मालूम होना चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ करंट अफेयर्स परस्पेक्टिव। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड आर्टिकल्स। आज है 28 अक्टूबर एंड आज का हमारा पहला आर्टिकल है फ्रॉम द न्यूज़पेपर मिस्ट्री ट्रायल। अभी इस चीज़ के बारे में मैंने आपसे शायद कल या परसों का जो न्यूज़पेपर था उसमें जो हम हेडलाइंस देखते हैं उनके अंदर मैंने आपको ये चीज़ कवर की थी, बट आज इसके बारे में हम थोड़ा डीपली जो है डिस्कशन करेंगे कि कैसे जो हमारे एक्स नेवी ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रायल पे या फिर मौत की सज़ा सुनाई है कतर सरकार ने। अभी डिफरेंस हुआ क्या है कि जो कतर की सरकार है, कतर कोर्ट रिसेंटली इशूड डेथ सेंटेंस टू 8 इंडियन नेशनलिस्ट ऑन चार्जेस ऑफ एस्पियोनेज। अब ये जो चीज़ है ना दोस्तों कि अचानक से ही जो कतर की सरकार है उन्होंने हमारे जो एक्स नेवी ऑफिशियल्स थे, यानी हमारे नेवी के 8 एक्स ऑफिसर्स थे जो कतर के अंदर किसी कंपनी में काम करते थे, तो उनको अचानक से ही एक डेथ पेनल्टी उन पर इम्पोज की है। अब इस चीज़ को लेकर कुछ खासा कतर सरकार के द्वारा कोई खासा चीज़ें सामने आई नहीं है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है कि जो ट्रायल दिए गए हैं इन सभी इंडिविजुअल्स के ऊपर वो काफ़ी इनके ऊपर ज़्यादा कोई खुलासा नहीं किया गया है। बस जो सीक्रेट जो कहते हैं ना कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस है उनसे ये पता चला है कि जो इंडिविजुअल्स थे, यानी कि जो एक्स नेवी ऑफिसर्स थे, इन्होंने इस तरीके का यानी कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग कुछ सबमरीन का जो प्रोजेक्ट था उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो थर्ड पार्टी यानी थर्ड देश को लीक करी है। द ट्रायल ऑफ दिस इंडिविजुअल्स वॉज मार्क्ड बाय सीक्रेसी विद लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रिगार्डिंग द चार्जेस एंड द एविडेंस अगेंस्ट देम। अभी इन चीज़ों को लेकर कोई खासा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो ट्रायल इन पर चलाया गया है या फिर इनको जो सज़ा सुनाई गई है इसके ऊपर सीक्रेसी मेंटेन की गई है, यानी कि कोई खासा खुल के जो है इनके आरोप सामने नहीं आए कतर सरकार के द्वारा। बस इतना पता चला है कि इन सभी को डेथ पेनल्टीज दी गई है बिकॉज इन्होंने कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है वो थर्ड पार्टी या थर्ड गवर्नमेंट को लीक की है, जो कि इवन द जजमेंट हैज़ नॉट बीन शेयर्ड विद द इंडियन गवर्नमेंट। अब क्योंकि ये इंडिविजुअल जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, अभी सभी ये भारतीय नौसेना के जवान थे यानी एक्स ऑफिसर्स थे, बट क्योंकि ये इंडियन सिटीजन्स थे तो जो इनकी ट्रायल चलाई गई है या फिर इनको जो सज़ा सुनाई गई है उसके जो मेन कारण है या फिर जो मेन रीजंस हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी शेयर नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में एक शक की निगाह पे आ जाते हैं कि क्यों चीज़ें जो है छुपाई जा रही है या फिर क्यों सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर नहीं की जा रही है रिगार्डिंग दिस इम्प्रिजनमेंट, beg your pardon, alleged espionage। अब बताया गया कि the accused were charged with sharing secret information related to the stealth submarine program they had working on the third country। अब बताया बस इतना गया है कि जो लीक्ड रिपोर्ट्स है ना दोस्तों उसके अकॉर्डिंग ये सभी जो ऑफिसर्स थे इनके ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने जो स्टेल्थ सबमरीन प्रोग्राम है कतर का, उस प्रोग्राम की कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है वो थर्ड पार्टी या जैसे मैंने आपको बताया ना कि किसी तीसरे देश को ये इन्फॉर्मेशन लीक करी है। हाउएवर देयर फैमिलीज डिनाइड देयर दीज एलिगेशन। अब ये जो 8 नेवी ऑफिसर्स थे, एक्स नेवी ऑफिसर्स, इनकी फैमिली ने ऐसे कुछ एलिगेशंस के ऊपर से डिनाई किया है कि नहीं इन्होंने ऐसा नहीं किया। एंड डेफिनेटली दोस्तों मेरा पर्सनली, देखिए ये किसी का ओपिनियन हो या ना हो, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन यही कहता है कि क्योंकि हमारी जो आर्म फोर्सेस है वो इतने डिसिप्लिन या फिर इतने रिगरस ट्रेनिंग से गुजरती है कि ऐसा कुछ एक्ट करना इट इज़ इम्पॉसिबल। मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है कि जो हमारे इंडियन फोर्सेस के जो जवान है या इंडियन जो जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे इंडियन नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मी हो, या बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके जवान भी जो है वो ऐसी खास कोई ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं करेंगे, बिकॉज जो ट्रेनिंग है या फिर जो डिसिप्लिन है दिस इज़ द माना जाता है कि बाकी कंट्रीज़ के जो लोग हैं या फिर बाकी कंट्रीज़ की जो फोर्सेस हैं उनका भी ये मानना है कि जो जितनी डिसिप्लिन इंडियन आर्म फोर्सेस में उतनी शायद ही किसी और देश की फोर्सेस में हो। तो ऐसे डिसिप्लिन के अंदर अगर ऐसे काम कर पाना आई डोंट थिंक सो कि ये फीजिबल है या फिर ये चीज़ें जो है ये एक इंडियन नेवी ऑफिसर्स के द्वारा की गई होगी ऐसी चीज़ें। ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कंपैरिजन विद जादव केस, अब जो जादव का केस था यानी कि जो हमारे एक्स नेवी ऑफिसर्स थे, अब आई एम नॉट गेटिंग हिज नेम, जादव इज सरनेम, तो उनके जो केस था उससे कंपैरिजन किया गया है कि द सिचुएशन हैज़ सम पैरेलल्स विद सम केस ऑफ फॉर्मर नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव। यस, अब कुलभूषण जाधव जो है उनके केस के द्वारा इसको कंपेयर किया जा रहा है। अब क्योंकि उनको स्पाई के केस में पाकिस्तान ने डिटेन किया था,
हाउएवर इंडियाज रिलेशन विद कतर हैव जनरली बीन बेटर देन दोज ऑफ पाकिस्तान। अब क्योंकि इंडिया का जो रिलेशन है वो पाकिस्तान के साथ इतना अच्छा नहीं है फ्रॉम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो क्योंकि जो कुलभूषण जाधव थे ये भी हमारे नेवी के एक्स ऑफिसर थे, तो इनको इस आरोप में कि ये जासूसी करते हुए पकड़े गए थे पाकिस्तान के अंदर, तो इस वजह से इनको डिटेन किया गया था पाकिस्तान की सरकार के द्वारा। एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ICJ, इनके द्वारा अलग अलग एलिगेशन साबित किए गए थे इनके ऊपर कि ये एक स्पाई हैं, इंडियन नेवी के हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में की जासूसी कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ एलिगेशन उस पर लगाए गए थे, उनको डिटेन किया गया था कुलभूषण जाधव को। तो इस केस से कंपैरिजन किया जा रहा है इन 8 नेवी ऑफिसर्स का जो केस है इनके साथ में। एंड अब इतना इस केस के ऊपर जितना पाकिस्तान के साथ एक्सट्रीम में चला गया था केस, उतना शायद ही कतर के साथ जाए, बिकॉज इंडिया कतर के जो रिलेशंस हैं वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब ऐसे में चीज़ें जो है वो इंडियन के लिए थोड़ी, या जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं या फिर इंडिया की जो सरकार है उनके थोड़े आसान हो जाता है इन एक्स नेवी ऑफिसर्स को बचाना। अब इंडिया कतर रिलेशंस की बात करो दोस्तों, तो इट हैज़ सोर्सेज सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्रॉम कतर एंड इंडियाज कतर थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इम्पोर्ट्स। अब सिर्फ ट्रेड के बात करूँ, ट्रेड का जो पर्सपेक्टिव है उससे ही नहीं, बल्कि जो अलग अलग पर्सपेक्टिव है ना, जैसे इसमें लिखा गया कि कैसे LNG है या फिर जो थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्ट्स हैं वो कतर से हमारे यहाँ होते हैं। तो ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि जैसे हमने देखा ना अभी G20 के अंदर भी जो कतर के डिप्लोमेट्स या फिर जो पॉलिटिशियंस या वहाँ के किंग जब आए थे तो काफ़ी ज़्यादा वार्म वेलकमिंग था यहाँ पे इंडिया में आना उनको। एंड उनको अपने अभी स्पीच में जाए वो कई बार कहते हुए नज़र आते हैं कि कैसे इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं वो कैसे कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। तो ऐसे में इंडिया कतर के रिलेशंस हैं वो काफ़ी लंबे समय तक अच्छे चल रहे हैं अभी तक। एंड होपफुली ये जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं इसके ऊपर दोबारा कंसिडर करेगी कतर सरकार, एंड इंडिया की जो सरकार है वो भी अपनी तरफ से फुल जो कहते हैं ना कि एक फुल पावर या फिर एक फुल रिसोर्सेज पुट ऑन करना, ताकि चीज़ें जो है वो उनको आसान बनाया जा सके इन नेवी ऑफिसर्स के लिए, एक्स नेवी ऑफिसर्स के लिए। सप्लाई कंटिन्यू डिग्निटी ड्यूरिंग गल्फ ब्लॉकेज। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ कतर से ही हमारे यहाँ पे इंपोर्ट चीज़ें होती, हमने भी कोविड का टाइम हो या कोई भी जब बात करूँ कि गल्फ ब्लॉकेज जब हुआ था तो उस समय पे इंडिया ने जब काफ़ी ज़्यादा मदद की थी कतर की। इंडिया कंटिन्यू टू सप्लाई कतर विद एसेंशियल गुड्स इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन मटीरियल एंड फ्रेश फूड इवन ड्यूरिंग द गल्फ ब्लॉकेड अगेंस्ट कतर इन 2017। अब चीज़ें जो है वो दोनों ही देश आपस में काफ़ी ज़्यादा शेयर करते हैं, चाहे वो एसेंशियल गुड्स हो, चाहे कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, चाहे LNG हो या फिर इंपोर्ट्स हो। तो इन सभी के द्वारा हमें ये देखने को मिलता है कि दोनों के देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, ट्रेड बहुत अच्छा है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चीज़ें हैं वो सुधरती ही जा रही हैं। ऐसे में ये जो एक केस लगा है इसमें एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर डालेगा ये रिलेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन एक्सपर्टीज। अब बताया गया कि एनी डिटोरेशन इन बायलैटरल टाइज वुड इम्पैक्ट बोथ नेशन। अब ऐसे में बात करूँ दोस्तों कि लगभग 7 लाख से ज़्यादा जो भारत के निवासी हैं वो कतर के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अंदर, चाहे इंडस्ट्री में या अलग अलग वर्क फोर्स के अंदर इंडल्ज हैं। यानी कि हमारे देश से जो लोग जाते हैं कतर में उनके लगभग 7 लाख लोग जो हैं वो कतर में रहते हैं। तो अलग अलग फील्ड्स में काम करने में और ऐसे अलग अलग जब कोई काम करता है दूसरे कंट्री में तो डेफिनेटली उनकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है। तो यही सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, बल्कि अलग अलग रीज़न जो हैं ऐसे एक पॉजिटिव साइड बनता है दोनों ही देशों के रिश्तों के बीच में। तो एक अच्छी खासी दोस्ती देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे में अगर ऐसे डिनाइलफुल केसेस लगाए जाएंगे इंडियन सिटीजन्स के ऊपर तो ये दोनों ही देशों के बायलैटरल जो रिलेशंस हैं उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर डालेगा। अब बिकॉज कतर सरकार ने जो है ये जो नेवी ऑफिसर्स हैं, एक्स नेवी ऑफिसर, इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं उनका कोई खासा खुल के सामने से जो चीज़ें हैं वो सामने नहीं आ रही है। कोई भी जो रीजंस हैं या फिर जो बस जो चीज़ें लीक हुई है उनसे ही चीज़ों का पता लग रहा है, कोई सामने से कोई कन्फ्रंटेशन या फिर सामने से कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया है कतर सरकार के द्वारा। तो ऐसे में चीज़ें जो है थोड़ी और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो ज़रूरत है कतर को भी कि सामने से आगे जो फुल जो कहता है ना कि ट्रांसपेरेंसी दिखाए चीज़ों को लेकर कि एकदम साफ सुथरा बयान जो है वो जारी किया जाए कि क्यों इनको डिटेन किया गया या फिर क्यों इम्प्रिजनमेंट की जो सज़ा है वो सुनाई गई है। अब अपील प्रोसेस जो है शुरू कर दी है भारतीय सरकार ने। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने द इंडियन गवर्नमेंट मस्ट स्विफ्टली प्लान इट्स नेक्स्ट स्टेप टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर एन अपील ऑन बिहाफ ऑफ द कन्विक्टेड इंडिविजुअल्स। अब ये से जो बयान है इसको लेकर जो भारत सरकार है इन्होंने ऑलरेडी अपना जो प्लान है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है। एंड इंडियन गवर्नमेंट मस्ट स्विफ्टली प्लान। अब ज़रूरत है कि चीज़ों को जो है जल्द से जल्द बिना डिले किए हुए चीज़ों को और ज़्यादा
केस में इंडल्ज हुआ जाए भारत सरकार के द्वारा। अब ऐसे में अगर अब डील होता है तो वही केस है ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि कुलभूषण जाधव जो थे उनके केस में डील हो गया था, तो वो नहीं चाहेगी सरकार की दोबारा ऐसा कुछ चीज़ें हो और जल्द से जल्द इस केस के अंदर भारत सरकार इंटरवीन करे ताकि जो एक्स नेवी ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर जो भी गलत इल्ज़ाम अगर लगे हैं तो उनको हटाया जा सके एंड उनको सेफली वहाँ से एक्सक्लूड किया जाए, वापस इंडिया लाया जाए। हाई लेवल डिप्लोमेसी बिल्कुल इंक्लूड हो चुकी है। चैनल्स ऑफ कतर लीडरशिप इवन एट द हाईएस्ट लेवल शुड बी इंगेज इंक्लूडिंग पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इफ़ नेसेसरी। अब ऐसे में अगर डिप्लोमेट्स से काम नहीं चलता है तो चीज़ें यहाँ तक जा सकती हैं कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उनको भी इन्वॉल्व होना पड़े तो बिल्कुल होना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ द मैटर ऑफ 8 लाइव्स। अब सिर्फ ये इसलिए नहीं कि ये हमारे फोर्सेस के जवान थे यानी एक्स नेवी ऑफिसर्स थे, बट इसलिए भी क्योंकि बिकॉज ये इंडियन सिटीजन्स हैं एंड एवरी इंडियन सिटीजन हु इज़ लिविंग आउटसाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया। अब जो भी भारत का निवासी बाहर जो रहता है वो भारत के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि अगर हाई लेवल की डिप्लोमेसी अगर इन्वॉल्व करनी पड़े दोनों देशों को तो बिल्कुल की जाए। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़े तो बिल्कुल इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है एंड जो भी ये 8 हमारे जवान हैं एक्स नेवी ऑफिसर्स इनको वापस लाया जाए। Priority on lives, the government should prioritize the lives of these individuals and make a case of clemency or the communications of sentence to jail terms even with the possibility of serving time in India if found guilty। अभी तक खुलासा हुआ चीज़ों का, जब तक तो ये साफ नहीं कहा जा सकता है कि ये 8 लोग जो हैं गिल्टी है। अगर गिल्टी भी हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, बट अगर फिर भी कोई 1-2% चांस है कि ये जो ऑफिसर्स हैं अगर ये गिल्टी हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि इनको वापस इंडिया लाया जाए। अगर जो इनकी डेथ सेंटेंस हैं उनको जेल टर्म्स पे लाया जाए एंड कोशिश की जाए कि जितना भी जेल टर्म्स बाकी है वो इंडिया के अंदर अगर पॉसिबल है तो इंडिया की जो जेल्स हैं उनके अंदर इनको लाया जाए। वहाँ पे रहने देना इट इज़ इतना ही खतरनाक हो सकता है, बिकॉज अगर ये वहाँ पे रहेंगे यानी कि अगर इनको कतर की जेल में रखा जाता है तो डिफरेंट जो चीज़ें होती है, टॉर्चर हो गया या फिर अलग चीज़ें ऐसी की जा सकती है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि इन सभी इंडिविजुअल्स को बचाया जाए एंड अगर कहीं भी ये पॉसिबिलिटी है कि ये गिल्टी है तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि भारत की जेल में सज़ा काटने की अनुमति दी जाए इन सभी ऑफिसर्स को। तो आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको ये जो पूरा मामला है ये समझ में आया होगा कि कैसे जो 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स थे उनको डिटेन किया गया है कतर के अंदर, बिकॉज इन जो सबमरीन की जो कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो लीक की गई है, ऐसा कुछ आरोप लगाए हैं कतर सरकार ने। बट अगर कितना ये सच है ये तो आगे देखने को मिलेगा, लेकिन अभी ज़रूरत है इंडियन डिप्लोमेसी को और ज़्यादा इंडल्ज होने की इस केस के अंदर एंड टू ब्रिंग बैक टू होम देम ऑफिसर्स। तो ये था आज का पहला आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड आर्टिकल। आज का सेकंड आर्टिकल है वो है ये भी हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर ही है। चाइना इंडिया पार्टनरशिप इट्स वास्ट ग्लोबल पोटेंशियल। अभी क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि हमने देखा ना कि कई समय से इंडिया चाइना के रिलेशंस है वो सही नहीं चल रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है या फिर क्रॉस बॉर्डर जो चीज़ें होती रहती हैं दोनों ही देशों के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा समय से बड़ी है। तो ऐसे में ज़रूरत है दोनों ही देशों को चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की जल्द से जल्द, ताकि जो एक वर्ल्ड लेवल पे पीस है उसको अटेन किया जा सके। और कैसे जैसे दोनों ही कंट्रीज़ एक बहुत बड़े कंट्रीज़ हैं पॉपुलेशन वाइज भी देखें या फिर ऐसे एरिया वाइज भी, तो एक खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड डाल सकते हैं। तो इंटरलिंक्ड ग्लोबल चैलेंज की बात करो दोस्तों तो दीज चैलेंजेस इनकम्पास ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स सच एज कॉन्फ्लिक्ट्स एज वेल एज नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स लाइक क्लाइमेट चेंज एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। अभी बात की गई है कि अगर ये चीज़ें जो हैं दोनों ही देशों के बीच में ये सिर्फ एक सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, बल्कि इनके साथ साथ में जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं लाइक क्लाइमेट चेंज एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ ये भी होती हैं। बिकॉज आपको पता होगा कि कैसे जो एक नदी वहाँ से निकलती है, यानी चाइना से मान लीजिए कोई नदी यहाँ पे आ रही है भारत के अंदर, तो ऐसे में अगर दोनों ही देशों में डिस्पैरिटीज़ होंगी, कुछ मतभेद होगा, तो डैम लगाना ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे चाइना के अंदर। तो ऐसी चीज़ें होगा क्या कि जो क्लाइमेट चेंज है उस पर तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा ही, बल्कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है वो भी क्रिएट होगी। बिकॉज आपने देखा है ना कैसे कि कई समय से हम फोकस कर रहे हैं मेड इन इंडिया पे, तो ऐसे में चीज़ें जो है वो अगर जब तक हमें कोई अल्टरनेटिव नहीं मिलता है तब तक हमें चाइना पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो ऐसे में ज़रूरत है कि फ्रेंडली नेचर में दोनों ही देश जो है वो आपस में टाई अप करें, और ये जितना भी क्रॉस बॉर्डर ये चीज़ें जो है इन दोनों ही देशों के बीच में कैसे दोनों ही देश बॉर्डर पे लगभग सैनिक जो है तैनात रहते ही रहते हैं एंड अलग अलग चीज़ें डिप्लॉय की जाती हैं, कभी टैंक्स कभी एयरक्राफ्ट। तो ऐसी चीज़ें जो है वो दोनों ही देशों के इकोनॉमिक वे में बात करें तो वो सही नहीं होगी।
searching for answer, emphasizing the need to search for answers to the complex global issues which are not isolated but deeply intertwined. अब दोनों ही देश, क्योंकि एक तो देश जो है डेवलपिंग फेस में है एंड चाइना जो है ऑलरेडी डेवलप देश है, तो दोनों को इतने बड़े देश होने के कारण एक ऐसी आंसर्स को खोजना चाहिए जिसके कारण जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है पूरे देश, पूरे वर्ल्ड पे वो डाल सके। बिकॉज मैटर करता है यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ का साइज़ और पॉपुलेशन। अब कई ऐसे देश जो हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, या फिर कई छोटे देश जो हैं वो डिपेंड करते हैं अलग बड़ी कंट्रीज़ पे, यानी डेवलप्ड नेशंस हैं उन पे डिपेंड करते हैं ताकि वो सप्लाई चेन के अंदर उनका साथ दे सकें। बट जब चीज़ें जो है वो इस यहाँ पे आकर अटक जाती है कि दोनों ही देश जो लड़ रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, तो ऐसे में दूसरे देशों का जो एक भरोसा है कि ग्लोबल लीडरशिप जिसके बात करते हैं, जब वहाँ पे चीज़ें जो है सही नहीं चल रही है तो जो बाकी देश हैं वो क्या मदद की एक वो रखते हैं ना कि कैसे ये देश मदद कर पाएंगे हमारी, बल्कि ये देश जो है आपस में ही इन दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ऐसे में ज़रूरत है दोनों देशों को ये सोचने की, आपस में नहीं बल्कि ओवरऑल जो ह्यूमैनिटी है उसके बारे में सोचने की। तो क्यों कॉमन थॉट्स ऑफ चाइना इन इंडिया as age a civilization with thousands of years of shared history, they both share a vision of world characterized by fairness and justice. अभी क्योंकि देखिए डिफरेंस चाइना और इंडिया जो है वो नेबर्स हैं, तो ऐसे में काफ़ी हिस्ट्री जो है वो लिंक करती है। आपको पता नहीं कैसे मंगोलियन जो है वो भारत के अंदर आए थे एंड चीज़ें जो है वैसी वर्क करी थी हिस्ट्री के अंदर। हमें पता भी है कि कई सारे चाइनीज़ ट्रैवलर्स जो है वो भारत में आए थे एंड थिंग्स लाइक दैट, अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ऐसी चीज़ें जो है वो कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं दोनों ही देश। तो जो पहले ऐसी डिस्पैरिटीज़ नहीं थी, तो अब ऐसी डिस्पैरिटीज़ जो है वो क्यों हैं? ज़रूरत है इन दोनों को ही काउंटर करने की एंड जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा और आसान बनाने की। हिस्ट्री वाइज बात करूँ चाहे मैं बात करूँ आज के पर्सपेक्टिव को लेकर, अब 5 प्रिंसिपल बताए गए हैं दोस्तों। जैसा कि आपको अगर आप किसी चीज़ से अवेयर नहीं है कि पंचशील एग्रीमेंट जो है 1954 में साइन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब इसके अंदर बात ये हुई थी कि जो पीसफुल एग्जिस्टेंस है दोनों ही कंट्रीज़ वो एक दूसरे के साथ मेंटेन करेंगे, यानी कि एक दूसरे की बाउंड्रीज में क्रॉस नहीं करेंगे, पीसफुल मेंटेन करेंगे दोनों ही देश जो है आपस में। कहते हैं ना कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस, कि ना तो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होगा, ना फिर हमारे आपकी जो ज़मीन है उस पर कब्जा करेंगे, दोनों ही देश आपस में पीसफुली ट्रेड करेंगे। तो ऐसे कुछ 5 एग्रीमेंट हुए थे जिन्हें हम पंचशील एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब ज़रूरत है कि इस चीज़ों को और, क्योंकि ये एग्रीमेंट 1954 का है लेकिन अभी भी चीज़ें जो है वो आउट ऑफ हैंड जा रही है, तो ज़रूरत है इस पंचशील एग्रीमेंट को दोबारा रिव्यू करने की एंड वापस से इसे इम्प्लीमेंट करने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, दोनों ही देशों के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी है टू डेवलप द होल वर्ल्ड। इंडिया एंड चाइना एज द 2 लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज विद over 1 billion people each bear the responsibility and have the opportunity to provide leadership and guidance to the world। अब जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया फ्रेंड्स की दोनों ही देश काफ़ी बड़े हैं साइज़ के अंदर, चाहे पॉपुलेशन वाइज देख लीजिए चाहे एरिया वाइज देख लीजिए। अब इतने बड़े देश होने के कारण ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है दोनों ही देशों की कि एक लीडरशिप की तरह काम करे दोनों ही देश एंड एक एज अ बिग ब्रदर पूरे द वर्ल्ड के सामने आए। अब जब दोनों ही देश एक दूसरे के साथ ही किसी भी वजह से, अब चाहे आप चाइना की गलती मान लीजिए, ये अलग अलग देश के अंदर जैसे वो हमारी ज़मीन धीरे धीरे हड़पता है, तो ऐसी चीज़ें जो है वो एक बिल्कुल एक कंसिडर करने की चीज़ है। हमें बिल्कुल इस चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें एक सामने से जो कहता है ना मुंह तोड़ जवाब वो तो देना ही पड़ेगा। बट इन सभी चीज़ों को लेकर कब तक जो है चीज़ें वर्सन अप होती रहेगी? अब ज़रूरत है चीज़ों को रिजॉल्व करने की। इट इज़ अ टाइम ऑफ टू रिजॉल्व थिंग्स। अब इतने सारे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसे में ज़रूरत है कि दोनों ही देश आपस में बैठ के बात करें नाउ। एंड जैसे हमने कल बार डिस्कस भी किया था कि भूटान के साथ कैसे चाइना के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। दे बोथ आर 25th उन्होंने मीटिंग करी है हाल ही में टू जितने भी डिस्प्यूट्स थे उनको रिजॉल्व करने की। तो इसलिए दोनों ही देश, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है दोनों के देशों के पास में कि अब वो टेबल पे आए, चीज़ें जो है जल्द से जल्द रिजॉल्व करें। एंड ये चीज़ जो ज़मीन को लेकर कहता है ना कि ज़मीन को लेकर जो एक इशू चल रहा है बहुत लंबे समय तक, उसको रिजॉल्व करें। Global community and shared future, this vision focuses on fostering lasting peace, common development and ecological protection। वही बात है दोस्तों कि जब दोनों देश आपस में एक साथ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग लास्टिंग जो विजन होगा वो पीस मेंटेन करने पे होगा, कॉमन डेवलपमेंट पे होगा और इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन पे तो होगा ही। Acceptance of global economic globalization emphasize the importance of adhering to the correct direction of economic globalization and promoting open world economy that benefits developing countries। अब ऐसे में ज़रूरत है दोनों ही देशों को कि दोनों ही देश जो हैं, अब जैसे चाइना आपको पता नहीं कोई भी चीज़ आसानी से इंपोर्ट नहीं करता, वहाँ पे गूगल बैन है, फेसबुक बैन है एंड थिंग लाइक दैट।
तो ऐसे में ज़रूरत है चाइना को समझने की कि जो टाइम है ये एक अपने पे अड़े रहने की बस अब समय नहीं रहा है। अब ज़रूरत है कि कॉमन ग्राउंड पे हम आएँ, हम पूरे विश्व के जो कहते हैं ना कि विश्वदेव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व जो है हमारा एक परिवार की तरह। तो ऐसे ज़रूरत है चाइना को देखने की। एंड चाइना की जो डिप्लोमेसी है उनको ये समझने की ज़रूरत है कि अब ये समय नहीं है कि हम अकेले आगे बढ़ें, ये समय है कि पूरा देश विश्व जो है एक साथ आगे बढ़े और इकोनॉमी जो है वो ओपन कर देनी चाहिए सभी के लिए। चाहे आप कितना भी ट्रेड करें, इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, तो उन सभी के ऊपर चार्जेस हैं वो कम करने की ज़रूरत है, या फिर चीज़ें जो हैं वो आसान, जितने भी लॉज हैं इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर वो आसान करने की ज़रूरत है, ताकि टाइज अप जो है वो कंट्रीज़ के बीच में बढ़ सकें, ट्रेड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। पीसफुल डेवलपमेंट की बात करूँ दोस्तों, तो पीसफुल इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस एंड पीसफुल डेवलपमेंट इज द प्रिवेलिंग ग्लोबल ट्रेंड। द आर्टिकल अंडरस्कोर द नीड फॉर कंट्रीज टू परस्यू पीस, कॉपरेशन एंड म्यूचुअल बेनिफिट टू बेनिफिशियल आउटकम्स। अब पीस की बात करूँ दोस्तों, तो दोनों के देशों में आपको पता होगा कई सारे जवान जो है वो जब इन्फिल्ट्रेशन होती है, यानी क्रॉस बॉर्डर जब आपस में सीज फायर उल्लंघन होता है, उसमें कई जवानों की जो जान जाती है। तो इसकी वजह से जो पीस है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा। तो जब मैं बात करूँ ह्यूमन डेवलपमेंट की, ह्यूमन प्रोग्रेस की, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हमें देखने को मिलता है पीस। तो पीस मेंटेन करना वो बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल रिलेशन की बात करूँ दोस्तों, तो चाइना एंड इंडिया कैन वर्क टुगेदर टू बिल्ड न्यू इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड ऑन म्यूचुअल रेस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड कॉर्पोरेशन। अब दोनों ही देश जो है वो म्यूचुअल रेस्पेक्ट पे, इक्वालिटी और कॉर्पोरेशन के साथ साथ अपने रिलेशंस को बढ़ा सकते हैं, उन चीज़ों को आसान कर सकते हैं। दे शुड एम टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, बिल्ड कॉमन ग्राउंड डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस इन सोशल सिस्टम। अब सोशल सिस्टम मैंने आपको बताया कि कैसे जो चाइना है वो हमारी जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं उनको कब्जाने में है। तो इन सभी चीज़ों को पीछे रख के एंड जो कॉमन ग्राउंड है उस पर आके पूरे विश्व के एक सुधार के लिए चाइना को और इंडिया को साथ में आना पड़ेगा। प्रमोशन ऑफ कॉमन वैल्यूज, आर्टिकल एडवोकेट्स प्रमोटिंग कॉमन वैल्यूज ऑफ पीस, डेवलपमेंट, इक्वलिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम while respecting the diversity of civilization and a right for all countries to choose their developing paths। अब वही जो दोस्तों मैं आपके साथ जैसे डिस्कस कर रहा हूँ कि दोनों ही देशों को अब ज़रूरत है कॉमन वैल्यूज़ पे आने की, पीस मेंटेन करने की, जस्टिस की, डेवलपमेंट की, डेमोक्रेसी क्योंकि चाइना के अंदर अभी नहीं है। तो जो लोगों की आवाज़ है वो कहीं ना कहीं दबती नज़र आती है। तो ऐसे में ज़रूरत है चाइना को कि डेवलपिंग या फिर डेमोक्रेसी की ओर एक कदम बढ़ाए, ताकि चीज़ जो है उन चाइना के लोगों के लिए वो और आसान बने। जब डेमोक्रेसी होगी तो डेफिनेटली चीज़ें जो है एक वर्ल्ड लेवल पे सुधरेगी चाइना के अंदर, क्योंकि चाइना इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जो लोग हैं उनकी लाइफ में एक बिल्कुल चेंज देखने को मिलेगा अगर डेमोक्रेसी आज की तारीख में चाइना इम्प्लीमेंट करता है अपने देश के अंदर। तो यार दैट्स दिस इज सेकंड आर्टिकल। आपने देखा कि कैसे इंडिया चाइना के जो रिलेशंस हैं वो कैसे पीस, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी, जस्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर दोनों ही देश आज एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं तो एक चेंज हमें पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलेगा। नाउ डियर फ्रेंड, लेट्स मूव टुवर्ड्स हेडलाइंस। आज की हेडलाइंस चेक कर लेते हैं, करंट अफेयर्स भी हैं ये। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है कर्नाटका ने, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। शीतल देवी बन गई है देश की पहली ऐसी महिला जिन्होंने जीते हैं 2 गोल्ड मेडल्स इन अ सिंगल एडिशन ऑफ एशियन पैरा गेम्स। वेरी कांग्रेचुलेशंस टू हर। मैंगो एक्सपोर्ट जो है वो 19% से बढ़े हैं। अप्रैल अगस्त की बात करूँ तो लगभग 41 देशों में हमने एक्सपोर्ट किए हैं मैंगो। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है हमारे एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव को लेकर। अगर बात करूँ यूएस जेट स्ट्राइक्स साइट्स इन सीरिया इन रिटेलिएशन फॉर अटैक ऑन ट्रूप्स। अब हाल ही के अंदर सीरिया के जो कुछ ग्रुप हैं, टेररिस्ट ग्रुप हैं, उन्होंने ड्रोन हमले किए थे यूएस की कुछ बेसिस हैं उनके ऊपर। तो इसी का रिटार्डेशन के अंदर यूएस के कुछ जेट्स फ्लाइज जो हैं जेट्स ने रिटार्डेशन के अंदर एयर स्ट्राइक की है सीरिया के जो अटैक्स है, सीरिया के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनके ऊपर। सो या दैट्स इट, दिस इज हेडलाइंस ऑफ टुडे। एंड या अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक इट। अभी तक अपना कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो डेफिनेटली आपको रोज़ वीडियो जो है वो टाइमली मिलेगी। एंड आप शॉर्ट नॉलेज के लिए, बाइट्स नॉलेज के लिए आप शॉर्ट्स भी चेकआउट कर सकते हैं। सो या दैट्स इट, दिस इज रूपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन एंजॉय योर वीकेंड।